हाँ, वाणिज्य संगठन के विषय में कॉमर्स 12 के छात्रों, हम आपको आज व्यापारिक संगठन के भाग 1 देसी व्यापार के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। उसको अंग्रेजी में होम ट्रेड कहते हैं। देसी व्यापार की पहले परिभाषा जानना चाहिए। देसी व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जो देश के अंदर व्यापार किया जाता है। जैसे सपोज दैट भारत एक देश है, यदि हम अपना माल भारत के किसी भाग में बेचते हैं, चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगलौर हो, कलकत्ता हो, इस तरह के जो हमारे देश के अंतर्गत व्यापार होते हैं उसे हम देसी व्यापार या होम ट्रेड के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है, देसी व्यापार सौदे की गतिविधि, कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई व्यापार करने के लिए क्या क्या करना होता है। कोई व्यापार आप जब करते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि व्यापार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। कोई व्यापार करने के लिए सबसे पहले आप जिस तरह का व्यापार करते हैं उसके बारे में, माल कहाँ से मंगाएंगे, किस दर पर हमें मिलेगा, कहाँ हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होगी, इन सारी बातों के लिए पहला हम पूछताछ करते हैं, यानी टू मेक इंक्वायरी। बिना पूछताछ के हम कोई व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जानना होता है हमें सस्ते रेट पर बढ़िया माल सुविधापूर्वक अधिक से अधिक छूट कहाँ प्राप्त होगा। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हम विभिन्न व्यापारियों से पूछताछ करते हैं। तत्पश्चात जब हम पूछताछ करते हैं तो जिन व्यक्तियों को हम पत्र जारी करते हैं, यानी जिन व्यापारियों को पत्र जारी करते हैं, वह व्यापारी हमें पूछताछ का उत्तर देता है, यानी रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी, जिसे हम अंग्रेजी में कोटेशन भी कहते हैं। कोटेशन QUOTATION, कोटेशन, इसको यानी निर्ख का पत्र भी कहते हैं। जैसे जब व्यापारी आपके पत्र को प्राप्त करते हैं तो वह अपने आदेश प्राप्त करने के लिए व्यापारी को माल के संदर्भ में, किस्म के संदर्भ में, उसकी कीमत, उसमें उसे क्या क्या व्यापारिक छूट देंगे, उनको क्या सारी सुविधाएं देंगे, इन सारी बातों का जिक्र वह पूछताछ के उत्तर में देता है। हम जो बता चुके हैं उसे अंग्रेजी में कोटेशन भी कहते हैं और निर्ख का पत्र भी कहते हैं। तत्पश्चात जब कोटेशन व्यापारी को प्राप्त होता है, जब व्यापारी को कोटेशन प्राप्त होता है, उन सारे कोटेशन को व्यापारी पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वह देखते हैं कि हमें माल कहाँ से मंगाना अच्छा होगा, साथ ही साथ हमें कहाँ अधिक जिस छूट की सुविधा मिलेगी, व्यापारिक छूट, हमें कहाँ सस्ता माल मिलेगा। इन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद माल का आदेश देते हैं। ये सारी गतिविधियां हैं। कोई व्यापार प्रारंभ करने के पहले आपके उन गतिविधियों के संदर्भ में जानना जरूरी है कि क्या क्या करने से हमारा व्यापार सफल होगा। पहले हम पूछताछ करते हैं। पूछताछ का जब हमें उत्तर प्राप्त होता है, यानी कोटेशन प्राप्त होता है, तब हम माल का आदेश देते हैं, यानी प्लेसिंग एन ऑर्डर।
जब हम सारे कोटेशनों को पढ़ते हैं और उन कोटेशन में हमें जहाँ सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, माल सस्ता मिलता है, माल अच्छे किस्म का मिलता है, हमें व्यापारिक छूट अधिक मिलता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तो हम माल का आदेश देते हैं। जब हमें आदेश प्राप्त हो जाता है तब थोक व्यापारी यानी विक्रेता आदेश दिए हुए व्यापारी का आर्थिक स्थिति जानना चाहता है। यदि आप नगद माल खरीदते हैं तब तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप उधार माल खरीदते हैं तब आपके बारे में वह जानना चाहता है आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसके लिए आदेश देने वाले व्यापारियों से कुछ व्यापारियों का नाम पूछते हैं, आपका कहाँ खाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी बैंक के बारे में, या व्यापार मंडल, इन सारी जगहों से वह कौन विक्रेता किसके बारे में, क्रेता के बारे में, यानी जो आदेश दिए हैं उसके बारे में वह जानना चाहते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या उसे उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी हम विक्रेता करते हैं, यानी क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी ऑफ परचेजर। जब क्रेडिट एंड स्टेटस इंक्वायरी परचेजर से प्राप्त हो जाता है, मतलब आर्थिक स्थिति की जानकारी जब हमें मिल जाती है, तब हम उसमें उसका 3 तरह से जवाब आता है। जब हम पूछते हैं किसी की आर्थिक स्थिति, उसका जवाब 3 तरह से होता है। एक अनुकूल, दूसरा तटस्थ, तीसरा प्रतिकूल। अब कहिएगा कि अनुकूल क्या होता है? अनुकूल का मतलब होता है कि ये व्यापारी अच्छा है, उसे आप निसंकोच माल दे सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मेरा उसके साथ अच्छा संबंध है। इस तरह से कोई अगर स्टेटस के बारे में हमें जानकारी मिलता है तो उसे हम आसानी से माल भेज देते हैं, विक्रेता के द्वारा उसे माल भेज देते हैं। दूसरा होता है तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है ना हाँ ना ना। जैसे वह जवाब मिलता है उसके साथ हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, बहुत दिन पहले उससे व्यापार होता था, इसके बारे में हम कुछ भी जानकारी देने से असमर्थ हैं। इस तरह के उत्तर को हम तटस्थ लेटर कहते हैं। तीसरा जवाब आता है आर्थिक स्थिति के संदर्भ में प्रतिकूल। मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि उस व्यक्ति यानी क्रेता ने हमसे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताने के लिए कैसे कह दिया। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे साथ व्यापारी संबंध उससे अच्छा नहीं रहा, इन सारी बातों, लेकिन इन बातों को आप गोपनीय रखेंगे। धन्यवाद। तो इस तरह से 3 तरह के आर्थिक स्थिति का जवाब हमें प्राप्त होता है। यदि आर्थिक स्थिति का सही जानकारी हमें मिलता है तब हम उस व्यक्ति को यानी उसके व्यक्ति के दिए हुए आदेश के आधार पर माल का एकत्रीकरण करते हैं, यानी कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करते हैं, साथ ही साथ उसकी पैकिंग करते हैं, उसकी मार्किंग करते हैं। तो और इन सारी व्यवस्था करने के बाद हम माल भेजने की व्यवस्था करते हैं। अब प्रश्न उठता है, आदेश दिए गए माल को हम किस प्रकार भेजें? यदि क्रेता हमें आदेश के संदर्भ में कुछ निर्देश दिए हैं तो हम उसके दिए हुए लिखित
निर्णय के आधार पर हम माल उसे सुपुर्द कर देते हैं। हो सकता है वह आदेश सड़क मार्ग से द्वारा मंगाने का दिया हो, या रेल के माध्यम से दिया हो, या डाक के माध्यम से दिया हो, किसी भी तरह का वह आदेश दे सकता है। हम उसकी सुविधा के अनुसार उसे माल भेज देते हैं। यदि वह रेल मार्ग से माल भेजने का आदेश दिया है तो ऐसी स्थिति में माल को पैकिंग मार्किंग के बाद हम उसे रेलवे स्टेशन भेज देते हैं। रेलवे स्टेशन में रेल कर्मचारी पार्सल विभाग वाले उससे एक फॉरवर्डिंग नोट भरवाता है जिसको अग्रेषण पत्र कहते हैं। उन अग्रेषण पत्र यानी फॉरवर्डिंग नोट में माल भेजने वाले का पता, पाने वाले का पता, माल का विवरण, इन सारी बातों का जिक्र होता है। साथ ही साथ माल की मात्रा क्या है, उसका दर क्या है, उसको भेजने का भाड़ा कितना होगा, इन सारी बातों का फॉरवर्डिंग नोटों में वर्णन होता है। तत्पश्चात हम माल भेजने की व्यवस्था करते हैं और इसके लिए आर बनाते हैं, यानी इसको कहते हैं रेलवे रसीद। आर मीन्स रेलवे और आर मीन्स रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट तैयार करके उसमें भी माल का विवरण, कितना भाड़ा देना है, किसने माल भेजा है, किसको माल प्राप्त करना है, इन सारी बातों का जिक्र होता है। उसमें भी दो तरह से होता है। एक ऑनर रिस्क होता है, जो व्यापारिक रिस्क पर माल भेजा जाता है, उसको हम ऑनर रिस्क कहते हैं। उसका भी जिक्र जो है आर पर यानी रेलवे रसीद पर रहता है, ऑनर रिस्क। उन आर की प्रति को हम व्यापारी को दे देते हैं। व्यापारी उस रसीद को क्रेता के पास भेज देता है, जिससे वो सुनिश्चित हो सके उसका माल उनके पास जा रहा है। इस तरह से माल भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। जब माल भेज दिया जाता है तब विक्रेता यानी माल भेजने वाला बीजक तैयार करते हैं। बीजक का अर्थ होता है माल का सारा विवरण, कीमत, दर, उसमें दी गई व्यापारिक छूट और उस पर होने वाले सारे खर्चे, सभी बातों का जिक्र बीजक में रहता है। बीजक जब बन जाता है उसे क्रेता के पास भेज देते हैं। क्रेता उस बीजक को प्राप्त करके अपने रेलवे विभाग में जाकर उस माल को छुड़ा लेते हैं या अपने एजेंट के माध्यम से उस माल को छुड़वाते हैं। इस प्रकार जब वह माल प्राप्त करता है, वह अपना नेक्स्ट पॉइंट ज़्यादा ध्यान देंगे। जब वह माल प्राप्त कर लेता है, यदि माल उसके आदेश के अनुसार नहीं है, यदि है तो कोई बात नहीं, यदि आदेश के अनुसार नहीं है या कोई डिफेक्टिव माल मिल गया है या सही ढंग से माल प्राप्त नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में क्रेता कंप्लेन लेटर तैयार करते हैं। कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे दिए गए आदेश के अनुसार आपका माल नहीं है। यदि नहीं है तो उनको शिकायत भेजते हैं, या हो सकता है वह माल की कीमत अधिक लगा दिया हो। इन सारी बातों का भी कंप्लेन होता है। ये ज़रूरी नहीं कि माल मिल गया, माल मिलने के बाद भी माल का कीमत संबंधी यदि कोई अधिक कीमत लगा दिया है तो उसका भी कंप्लेन होता है। वैसे स्थिति में यदि अधिक कीमत लगा देते हैं या कम कीमत लगाते हैं, उसके लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का प्रयोग किया जाता है। वो भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे बाद में, लेकिन अभी इतना जानना है, यदि माल में कोई कमी होती है, कोई डिफेक्टिव होता है, उसके लिए क्रेता कंप्लेन लेटर
व्यापारी यानी विक्रेता को भेजते हैं। तत्पश्चात आपको उन प्राप्त माल को पाने के पश्चात 1 माह के बाद या दिए गए निर्देशों के अनुसार माल का भुगतान करते हैं, यानी पेमेंट क्रेता विक्रेता को चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, या बिल के माध्यम से करते हैं। बिल के माध्यम से भी अपना पेमेंट, इसको विनिमय विपत्र भी कहते हैं, के माध्यम से भुगतान करते हैं। ये सारी गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधि है किसका? माल क्रय करने का। आप इन सारी विधियों से हम जब नियम को पालन करेंगे तभी हमारा माल आदेश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी क्या क्या बताया आपको? पूछताछ करना, उसका उत्तर प्राप्त होना, माल के आदेश देना, फिर उस क्रेता की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछताछ करना। उसके बाद बताए थे माल जब पूछताछ सही हमें मिलता है, यानी अनुकूल जवाब मिलता है, उसके बाद माल का एकत्रीकरण करते हैं, पैकिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, उसके तत्पश्चात माल भेजने की व्यवस्था करते हैं। वह व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो सकता है, रेल के माध्यम से हो सकता है, पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो सकता है। जैसा आदेश हो उसके अनुसार माल हम व्यापारी के पास भेजते हैं। उसके बाद बीजक तैयार करते हैं, कंप्लेन लेटर तैयार करते हैं और भुगतान करते हैं। ये सारी गतिविधियां हैं। धन्यवाद।